Hello, dear students, and welcome to EduTap. So, guys, we are back with another session for your SBI PO prelims exam for the year 2026. And in this lecture, we are going to target the second part of subject verb agreement. So, guys, last week I took the first part. I took the lecture for the first part of this topic, and today we are going to complete it. और आज guys इस सेशन के एंड में मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ इस टॉपिक पे, ताकि आपको समझ आए कि एक पूरा टॉपिक करने के बाद कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उनको एग्जाम में टैकल करना होता है। तो चलिए गाइस, अगर आपने पिछला लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लेना पहले इससे, बिकॉज उसके बिना ये कॉन्सेप्ट आपको शायद आधे अधूरे समझ आएंगे, पूरे समझ ना आए। तो इसलिए पहला लेक्चर ज़रूर देख लेना और फिर ये लेक्चर इसको पूरा कंप्लीट करना और एंड में बिल्कुल एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ आज मैं। तो चलिए जुड़ जाइए, जल्दी से लाइक कर लीजिए सेशन को गाइस अगर आपने नहीं किया है, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यहाँ पहली बार हैं तो। और गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने थोड़ा सा कोर्सेज के बारे में बता जाता हूँ फटाफट से। गाइज आपको बस क्या करना है, आपको वैसे तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट आपको बस क्या करना है, गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आपको टाइप करना है edutap.in, EDUTAP edutap.in, और आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और आपको दिखेंगे हमारे सारे के सारे कोर्सेज। इसमें ये रहे हमारे बैंकिंग कोर्सेज, इस पर क्लिक कीजिए, नीचे आइए और बैंकिंग कोर्सेज में आपको एक तो हमारा फुल वीडियो कोर्स मिलेगा जो आरबीआई मतलब रेगुलेटरी बॉडी प्लस बैंकिंग दोनों का एक कॉम्बो कोर्स है। इसमें आप कहीं अपने आरबीआई एग्जाम को भी टारगेट कर सकते हो और अपने सारे बैंकिंग एग्जाम्स को भी। और एक स्पेसिफिकली एक बैंकिंग के लिए अलग से एक कोर्स है, सिर्फ अकेला बैंकिंग वाला, जिसमें आपको एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क, इन सब की प्रिपरेशन करने का चांस मिलता है। तो गाइज इन कोर्सेज में आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलती हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं, फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं, सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, मॉक टेस्ट हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं और वीकली मेंटर टॉक, सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। तो कम जॉइन अस एंड स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योरसेल्फ। गाइज इन कोर्सेज पे अभी हम 60% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। द कूपन कोड इज बैंक60। तो बैंक60 कोड यूज करके आप 60% डिस्काउंट ले सकते हैं इन कोर्सेज पे। तो कम स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योरसेल्फ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं गाइस। अब तक हमने आई थिंक पिछले लेक्चर में हमने 5 रूल्स कर लिए थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पहला रूल हमने किया था कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। वो मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि सब्जेक्ट कौन होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो वो पिछले लेक्चर में एक बार जाकर ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहला रूल था सब्जेक्ट विल डिसाइड द वर्ब। इफ इट इज सिंगुलर द वर्ब विल रिमेन सिंगुलर, एंड इफ इट इज प्लूरल द वर्ब विल रिमेन प्लूरल। सेकंड था 1+1 करने की एबिलिटी सिर्फ किसके पास होती है गाइस, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। दो नाउन्स को सब्जेक्ट बनाने की एबिलिटी सिर्फ एक वर्ड होता है जिसके पास होती है, और वो कौन सा वर्ड है? देखते हैं आप कितने अच्छे से फॉलो कर रहे हो लेक्चर्स को, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कौन सा वर्ड है जिसमें 1+1 करके दो सब्जेक्ट बनाने की एबिलिटी होती है एक सेंटेंस में। और फिर हमने किया था कि कौन से और कंजंक्शंस हैं जिनको आपने फॉलो नहीं करना। फिर हमने देखा था कुछ वर्ड्स थे जो सिंगुलैरिटी को फोकस करते थे, जैसे ईच, एवरी वन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनी वन, एनीबडी, वन, एनी एंड एवरी। ठीक है, तो इनके साथ हमने क्या देखा था, अगर ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाएंगे तो आंख बंद करके मान के चलना वर्ब क्या रहने वाली है, सिंगुलर। ठीक है, और फिर हमने किए थे नॉन डिसाइसिव कुछ वर्ड्स, जैसे सम, ऑल, नन, पार्ट, मेजॉरिटी, रिमाइंडर, परसेंटेज, फ्रैक्शन, मोस्ट, रेस्ट। इन वर्ड्स को हम बोलते हैं नॉन डिसाइसिव वर्ड्स, और ये खुद कभी वर्ब डिसाइड नहीं करते हैं, ये अगले नाउन पे डिपेंड करते हैं। आगे वाला नाउन अगर सिंगुलर होगा तो ये वर्ब सिंगुलर लेंगे, जैसे सम ऑफ द फूड इज लेफ्ट, और आगे वाला नाउन अगर प्लूरल होगा तो ये भी प्लूरल होंगे, जैसे सम ऑफ द बॉयज हैव लेफ्ट। ठीक है, ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन वॉज करेक्ट, ऑल ऑफ द बुक्स आर अवेलेबल। तो आगे वाला नाउन डिसाइड करता है कि वर्ब क्या आती है। तो ये मैंने आपको फटाफट से क्विक रिवीजन दे दिया पिछले लेक्चर का। अब चलते हैं गाइज अपने रूल नंबर 6 पे, जो अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं सेकंड पार्ट में। तो चलिए, तो गाइज फिर से मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ गाइज, याद रखना सेंटेंस में सब्जेक्ट डिसाइड द वर्ब। सब्जेक्ट जो होता है ना, जो सेंटेंस का ऑनर होता है, सेंटेंस जिसके लिए बना होता है, वो वर्ब डिसाइड करता है, कॉम्प्लीमेंट वर्ब डिसाइड नहीं करेगा। तो सब्जेक्ट डिसाइड्स द वर्ब, जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब डिसाइड करता है। तो व्हेन द सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट डिफर इन नंबर द वर्ब ऑलवेज अग्रीज विद द सब्जेक्ट। कि अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट मान लो सिंगुलर है और ऑब्जेक्ट प्लूरल है,
तो ये मत देख लेना सर ऑब्जेक्ट में प्लूरल था तो वो प्लूरल नहीं होनी चाहिए, नहीं, सब्जेक्ट वर्ब डिसाइड करेगा, याद रखना। जैसे एग्जांपल देखो, द थीम ऑफ द एसे इज द स्ट्रगल्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। अब फ्रीडम फाइटर्स या स्ट्रगल्स देख के ये यूं नहीं लग रहा आर आना चाहिए सर, बट नहीं, याद रखना सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, थीम। द थीम ऑफ द एसे, एसे की थीम ये थी, तो द थीम ऑफ द एसे इज द सब्जेक्ट, तो थीम सिंगुलर है तो वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर। द मेन इशू ऑफ द डिबेट इज द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन डेवलपिंग नेशंस। डेवलपिंग नेशंस की बात नहीं हो रही यहाँ पे, इशू की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट यहाँ कौन था, इशू। इशू के लिए क्या आएगा यहाँ पे, वर्ब वुड बी सिंगुलर। द फोकस ऑफ द लेक्चर is the economic reforms introduced in the 1990s। तो the focus of the lecture is, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे लेक्चर नहीं है, फोकस है, या रिफॉर्म्स नहीं है, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, फोकस। द प्रॉब्लम विद द न्यू रेगुलेशंस, अब देखो कंफ्यूजन हो जाती है ऐसी सिचुएशन में, सर रेगुलेशंस के हिसाब से आर नहीं आना चाहिए, लेकिन वो बात रेगुलेशंस की नहीं, प्रॉब्लम की कर रहा है कि नई रेगुलेशंस के साथ जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है लैक ऑफ क्लैरिटी इन इम्प्लीमेंटेशन। सो द प्रॉब्लम विद द न्यू रेगुलेशंस इज द लैक ऑफ क्लैरिटी इन द इम्प्लीमेंटेशन। तो ये देखना ऐसे कंफ्यूजन होती है बहुत बार, जैसे द ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट्स वर या वॉज वर्किंग इन द लैब, द ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट्स, साइंटिस्ट सब्जेक्ट नहीं है, ग्रुप सब्जेक्ट है, सो द ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट्स वॉज वर्किंग इन द लैब। द टीम ऑफ द टीम ऑफ पार्टिसिपेंट्स, वर नहीं, वॉज वेटिंग आउटसाइड द हॉल। द मॉब ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स was throwing stones at the procession। so the mob of the students, student subject नहीं है, mob subject है, so the mob कौन होता है, गुस्से में जो लोग होते हैं, so the mob of the students were नहीं, was throwing stones at the procession। तो ऐसे आपको सब्जेक्ट देख के वर्ब डिसाइड करनी होती है, हमेशा याद रखना गाइस। नेक्स्ट, द चीफ गेस्ट एट द सेरेमनी, चीफ गेस्ट इज द सब्जेक्ट, तो इज द वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी। द सेंट्रल मैसेज ऑफ हिज स्पीचेस, स्पीचेस सब्जेक्ट नहीं है, मैसेज सब्जेक्ट है, द सेंट्रल मैसेज ऑफ हिज स्पीचेस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिविटी। द पर्पज ऑफ दीज डिस्कशन, सब्जेक्ट यहाँ पे पर्पज है, डिस्कशंस नहीं है, सो द पर्पज ऑफ दीज डिस्कशंस इज टू रिजॉल्व इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली। या द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्शंस, यहाँ पे सब्जेक्ट एक्शंस नहीं है, सब्जेक्ट कौन है, कॉन्सिक्वेंसेस, सॉरी कॉन्सिक्वेंस। सो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्शंस इज लॉन्ग लास्टिंग डिस्ट्रस्ट अमंग कॉलीग्स। तो हमेशा याद रखना गाइस, सब्जेक्ट देख के वर्ब डिसाइड की जाती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं गाइस। मैं थोड़ा सा आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ कॉन्सेप्ट, फिर मैं आपको रूल समझाऊंगा। गाइस दो वर्ड होते हैं, आइदर एंड नीदर, ठीक है। अब यूजुअली आपने इनको आइदर और के साथ देखा होगा और नीदर को नॉर के साथ देखा होगा, ठीक है, वो भी हम अगले रूल में डिस्कस करेंगे, बट अभी इस रूल में हम डिस्कस कर रहे हैं कि आइदर और नीदर अकेले जब यूज होते हैं, मतलब जब ये और नॉर के बिना यूज होते हैं, ठीक है। तो ये रूल है, जब आइदर और नीदर और नॉर के बिना यूज हो रहे हैं तो इनके साथ क्या वर्ब यूज होती है। तो ध्यान से देखने का, इस आइदर जो होता है ना, आइदर का मतलब क्या होता है इस दोनों में से कोई एक, ठीक है, और नीदर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई भी नहीं, गलत, नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक भी नहीं। तो आइदर और नीदर ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो सिंगुलैरिटी के लिए यूज होते हैं, जब ये अकेले मतलब बिना और नॉर के लिए यूज होते हैं। तो याद रखना, आइदर नीदर जब अकेले यूज होंगे ना तो दे विल ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब, ऑलवेज याद रखना, ठीक है। और एक और चीज है, आइदर और नीदर सिर्फ दो एंटिटीज के लिए, दो बॉडीज के लिए यूज किए जाते हैं, जब हम दो की बात करते हैं, ठीक है। कोई दो एंटिटीज हैं या दो बॉडीज हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि द टू टीम्स, so neither of the two teams was ready to give up, either of these two teams is going to win the वर्ल्ड कप। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि मान लो 10 टीम्स और फिर उनमें बोले आइदर ऑफ दीज टीम्स, नहीं, फिर वहां आएगा एनी वन, ठीक है, या वन या नो वन या सम वन, ठीक है। तो आपको याद रखना है, आइदर नीदर सिर्फ दो एंटिटीज, जब दो एंटिटीज की बात हो रही है तब यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ यू कैन यूज आइदर ऑफ योर हैंड्स, आइदर मतलब दोनों हाथों में से कोई एक हाथ यूज कर लो, तो आइदर मीन्स दोनों में से कोई एक, ठीक है, जब दो की बात हो रही है। लेकिन हम दो से ज़्यादा के लिए या दो से कम के लिए आइदर और नीदर को यूज़ नहीं करते हैं। तो क्योंकि आइदर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक भी नहीं, और आइदर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक, और नीदर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक भी नहीं, ठीक है, कोई एक भी नहीं। तो इसके लिए इनके साथ वर्ब हमेशा क्या रहती है, सिंगुलर। कब, जब ये अकेले यूज़ होते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ
नीदर ऑफ द टू countries was ready या were ready to stop the war, कि दोनों देशों में से कोई भी देश लड़ाई रोकने को तैयार नहीं था, ना यूक्रेन रेडी था ना रशिया रेडी था। सो तभी तो आज तक इतने साल हो गए, अभी कॉन्फ्लिक्ट चले जा रहा है। सो नीदर ऑफ द टू कंट्रीज, दोनों देशों में से, नीदर का मतलब ये नहीं है दोनों तैयार नहीं था। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, पता है, उनको लगता है नीदर का मतलब क्या है कि सर दोनों में से दोनों तैयार नहीं थे। अगर दोनों ही बोलना होता, गए सोच के देखो, अगर मुझे दोनों ही बोलना होता तो मैं बोथ नहीं बोल देता, बोथ द कंट्रीज वर नॉट रेडी टू स्टॉप द वॉर। नहीं, समझो ये चीज, दोनों ही बोलना होता तो बोथ यूज कर लेता मैं। लेकिन नीदर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक भी नहीं। बोथ का मतलब होता है दोनों, ठीक है, लेकिन नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक भी नहीं। तो नीदर रिप्रेजेंट सिंगुलैरिटी। सो नीदर ऑफ द टू कंट्रीज, वर नहीं, क्या आएगा, वॉज रेडी टू स्टॉप द वॉर, कि दोनों देशों में से कोई एक भी देश लड़ाई रोकने को तैयार नहीं था। तो ये होता है आपका नीदर। तो आइदर और नीदर यही रूल है। आइदर और नीदर यूज्ड अलोन, जब विदाउट और नॉर यूज होते हैं, मतलब जब और नॉर के बिना यूज होते हैं, ठीक है। अब अगले रूल में करवाऊंगा और नॉर के साथ जब यूज होते हैं तो क्या होता है, बट पहले ये रूल समझो कि जब ये और नॉर के बिना यूज होते हैं तो they always take a singular verb. They are singular indefinite pronouns and they always take a singular verb. Example देखना, either of the two books is useful for your preparation, कि दोनों किताबों में से कोई एक किताब आप यूज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। Neither of the answers was correct in the last mock test, कि पिछले mock test में दोनों में से कोई एक भी आंसर करेक्ट नहीं था। Either of the strategies seems promising at first glance, दोनों स्ट्रेटजीज में से कोई एक स्ट्रेटजी ठीक लग रही है। नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप, इन दोनों में से कोई एक भी कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुआ है। आइदर ऑफ द लैपटॉप वर्क्स फाइन फॉर बेसिक प्रोग्रामिंग, दोनों में से कोई भी एक लैपटॉप आप बेसिक प्रोग्रामिंग के लिए यूज कर सकते हो। नीदर ऑफ द टीम्स इज विलिंग टू कंसीड डिफीट, दोनों टीम्स में से कोई भी टीम हारने को तैयार नहीं है। एंड आइदर ऑफ द टू प्लान्स लुक्स प्रैक्टिकल बट बोथ कैन नॉट बी चूजन, ये दोनों में से कोई एक प्लान, मतलब दोनों दोनों प्लान प्रैक्टिकल लग रहे हैं, दोनों में से कोई एक की भी बात कर लो तो प्रैक्टिकल लग रहा है, लेकिन दोनों को चूज नहीं किया जा सकता। तो आइदर और नीदर जब सेंटेंस की स्टार्टिंग में आते हैं विदाउट और एंड नॉर, तो दे ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। ये तो आपका रूल नंबर 6। अब चलते हैं इसी से रिलेटेड आपका दूसरा रूल, कौन सा, जब आइदर और के साथ यूज होता है, ठीक है, नीदर नॉर के साथ यूज होता है, और इसमें एक और है गाइस, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये तीन पेयर याद रखना गाइस, आइदर और, नीदर नॉर एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब इन तीनों पेयर में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब ये आइदर और के साथ यूज होता है ना, तब सिचुएशन कुछ और होती है। देखना गाइस, जैसे मैं बोलता हूं आइदर रोहित, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं समझने के लिए, आइदर रोहित और रीना। आइदर रोहित और रीना का मतलब क्या हुआ, या तो रोहित ट्रिप पे जा रहा है या रीना ट्रिप पे जा रही है, मतलब या रोहित या रीना दोनों में से कोई एक। तो आइदर रोहित और रीना। अब आपको लग रहा है सर यहाँ पे भी तो दोनों में से कोई एक की बात हो रही है तो वर्ब सिंगुलर रहेगी। यस, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। लेकिन अब यहीं पे रोहित और रीना की जगह अगर मैं दोनों को प्लूरल बना दूं, जैसे मैं बोल दूं आइदर बॉयज और गर्ल्स, दोनों ही प्लूरल हो गए। अब बताओ क्या आएगा, आइदर बॉयज और गर्ल्स इज गोइंग या आर गोइंग ऑन द ट्रिप। अब जब दोनों ही प्लूरल हो गए हैं तो ऑब्वियसली वर्ब अब क्या रहने वाली है, प्लूरल रहने वाली है। दैट्स करेक्ट, ठीक है। लेकिन असली कंफ्यूजन पता है कब होती है, जब एक सिंगुलर हो जाए और एक प्लूरल हो जाए। जैसे देखना गाइस, आइदर रोहित और हिज फ्रेंड्स इज गोइंग या आर गोइंग ऑन द ट्रिप, या तो रोहित ट्रिप पे जा रहा है या उसके दोस्त ट्रिप पे जा रहे हैं। यस गाइस, अब एक सिंगुलर हो गया और अब इधर प्लूरल हो गया। अब क्या करें, अब अगर रोहित को सब्जेक्ट माने तो इज, बॉयज को फ्रेंड्स को सब्जेक्ट माने तो आर। तो इस सिचुएशन में क्या करना होता है गाइज आपको, जब भी याद रखना आइदर और के साथ आ रहा है, नीदर नॉर के साथ आ रहा है, या नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ आ रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो भी नाउन वर्ब के ज्यादा नजदीक होता है ना,
वो वर्ब को इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग हमें आर लगाना पड़ेगा। तो आइदर रोहित और हिज फ्रेंड्स आर गोइंग ऑन द ट्रिप। अगर ये उल्टा होता, अगर फ्रेंड्स पहले होता और रोहित बाद में होता, तो क्या आता, इज गोइंग ऑन द ट्रिप। ठीक है। सेम यही सिचुएशन नीदर में भी याद रखना गाइस। अगर मैं यहाँ पे आदर की जगह नीदर कर दूं, नीदर रोहित नॉर रीना, तो क्या रहेगा, इज। नीदर बॉयज नॉर गर्ल्स, क्या रहेगा, आर। लेकिन सेम वही सिचुएशन नीदर नॉर में भी है। अगर यहाँ पे मैं बोलता हूँ चलो, नीदर रीना नॉर हर फैमिली मेंबर्स, ठीक है। अब वही जैसे नीदर रीना, अब देखो ऊपर वाले तो दोनों क्लियर हो ही गए होंगे शायद आपको, कि अगर एक मतलब दोनों सिंगुलर होंगे तो वर्ब, नीदर नॉर में भी सेम है। ठीक है, क्या अगर दोनों सिंगुलर होंगे तो वर्ब सिंगुलर, दोनों प्लूरल होंगे तो वर्ब प्लूरल। लेकिन नी जब कंफ्यूजन कहाँ पे होती है, जब एक सिंगुलर हो जाए और एक प्लूरल हो जाए। जैसे नीदर रीना नॉर हर फैमिली मेंबर्स वॉज हैप्पी या वर हैप्पी विद द रिजल्ट। ना तो रीना खुश थी, ना ही उसके परिवार वाले खुश थे रिजल्ट से। ना तो रीना खुश थी, ना ही उसके परिवार वाले खुश थे। अब रीना को देखे तो वॉज ठीक लग रहा है, फैमिली मेंबर्स को देखे तो वर ठीक लग रहा है, राइट। लेकिन हमने क्या देखा गाइस, जब भी ऐसी सिचुएशन हो, आइदर और या नीदर नॉर में एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, जो नाउन वर्ब के ज़्यादा नज़दीक होगा वो उसको इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। अब इसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी एग्जाम्पल देता हूँ, बट उल्टा, पहले हम पहले प्लूरल रखेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ, नॉट ओनली द कैबिनेट मेंबर्स, not only the cabinet members but also the prime minister, पीएम लिख रहा हूँ। हाँ जी गाइस, क्या आना चाहिए, not only the cabinet members but also the prime minister was या were present in the meeting। के मीटिंग में ना ही सिर्फ कैबिनेट मेंबर्स मौजूद थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी वहां पर मौजूद थे। तो अब ये देखो गाइस, नॉट ओनली द कैबिनेट मेंबर्स पहले प्लूरल आ गया, बट ऑल्सो द प्राइम मिनिस्टर अब सिंगुलर आ गया सेकंड में। अब क्या रखें, वॉज रखें या वर रखें। मैंने क्या बोला, जो नाउन वर्ब के ज़्यादा नज़दीक होगा वो वर्ब को इन्फ्लुएंस करेगा। तो अब नज़दीक कौन है यहाँ पे, पीएम, प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है तो क्या रहेगा, was present in the meeting। So not only the cabinet members but also the prime minister was present in the मीटिंग। तो आइदर और, नीदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो में क्या रूल है गाइस, कि जो भी जब आइदर और के साथ आ रहे, देखो जब आइदर नीदर अकेले थे, पिछले रूल में हमने क्या देखा था, जब वो अकेले होंगे तो हमेशा सिंगुलर रहेंगे। और अब हमने क्या देखा, अगर अगर आइदर और के साथ आ रहा है, नीदर नॉर के साथ आ रहा है और नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ आ रहा है, तो क्या ध्यान रखना है, सिंपल सा एक रूल याद रखो, जो भी नाउन वर्ब के ज़्यादा नज़दीक होगा वो उसको इन्फ्लुएंस करता है। चाहे वो सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल। तो यही आपका नेक्स्ट रूल गाइस। सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय आइदर और, नीदर नॉर एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगर both subjects are singular, the verb will be singular. If one subject is plural and the other is singular, the verb agrees with the nearer subject। ठीक है, अगर दोनों सिंगुलर होंगे तो वर्ब सिंगुलर रहेगी, दोनों प्लूरल होंगे तो ऑब्वियसली वर्ब प्लूरल रहेगी। लेकिन अगर एक सब्जेक्ट सिंगुलर और एक प्लूरल होगा तो जो नज़दीक होगा वो डिसाइड करेगा कि वर्ब क्या रहेगी। एग्जाम्पल देखना, अ डॉक्टर और अ नर्स दोनों सिंगुलर हैं, अ डॉक्टर और अ नर्स तो वर्ब क्या रही, सिंगुलर। तो अ डॉक्टर और अ नर्स इज अवेलेबल इन द इमरजेंसी वार्ड एट ऑल टाइम्स। नीदर द मैनेजर नॉर द असिस्टेंट दोनों सिंगुलर हैं, ठीक है, तो क्या रहेगी वर्ब, सिंगुलर। वॉज प्रेजेंट एट द मीटिंग। आइदर द प्राइम मिनिस्टर और द कैबिनेट मेंबर्स, ये देखो ये आ गया एग्जांपल, आइदर द प्राइम मिनिस्टर और द कैबिनेट मेंबर्स, किसको देखें, जो वर्ब के ज़्यादा नज़दीक है, तो क्या आएगा, आइदर द प्राइम मिनिस्टर और द कैबिनेट मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पॉलिसी। नेक्स्ट, आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर, अब नज़दीक कौन है, विच नाउन इज क्लोजर टू द वर्ब, टीचर, तो टीचर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, is। So either the students or the teacher is supposed to answer the question। Not only the players but also the coach, कौन नजदीक है, coach, तो क्या रहेगा, is disappointed with the result। Not only the director but also the employees, क्या नजदीक है, employees, क्या रहेगा, are opposing the merger। Neither the MPs nor the ministers, कौन नजदीक है, ministers, क्या रहेगी verb, were। So neither the MPs nor the ministers were willing to take responsibility। Neither his friends nor he, नजदीक कौन है, he, verb क्या रहेगी,
सिंगुलर, नीदर हिज फ्रेंड्स नॉर ही इज रेडी टू अपोलोजाइज। तो आइदर और, नीदर, नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो में क्या होता है, जो नाउन वर्ब के ज्यादा नजदीक होता है वो वर्ब को डिसाइड करता है। ठीक है, आई होप ये दो रूल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। अब आगे बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है गाइज। ठीक है, अब आगे जो रूल है ना इसको ध्यान रखना पड़ता है ये, क्योंकि एकदम से याद नहीं रहता है गाइज। इसमें दो फ्रेजेस हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, एक है अ नंबर ऑफ और एक है द नंबर ऑफ। पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आपको रूल दिखाऊंगा। ठीक है, अब आपको ना बहुत बार ऐसा मिलेगा गाइस कि सेंटेंस की स्टार्टिंग में आपको अ नंबर ऑफ से मिल रही है या द नंबर ऑफ से मिल रही है। अब अ और द का डिफरेंस होता है बस इनके बीच में, लेकिन ये अ और द के डिफरेंस से ही बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अ का मतलब क्या होता है गाइस, कोई भी। अ मतलब होता है रैंडम, कोई भी। तो अ रैंडम नंबर, कोई भी नंबर। अ नंबर ऑफ, जैसे मैंने बोला अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब कोई भी नंबर हो सकता है वो स्टूडेंट्स का। लेकिन अगर स्टूडेंट्स का है तो मतलब एक से तो ज़्यादा ही होगा। तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज ऑन लीव या आर ऑन लीव टुडे, क्या आना चाहिए गाइस, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज ऑन लीव टुडे या आर ऑन लीव टुडे। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स आज लीव पर हैं। तो अ रिप्रेजेंट्स अ रैंडम नंबर, इनडेफिनेट मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो अनस्पेसिफिक नंबर मतलब कोई भी नंबर, लेकिन नंबर किनका, स्टूडेंट्स का। तो स्टूडेंट्स तो प्लूरल हुए, तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर ऑन लीव टुडे। ठीक है, तो याद रखना अ नंबर ऑफ जो होता है वो हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। लेकिन वहीं पे अगर आपको द नंबर ऑफ मिलता है, अब द नंबर ऑफ पे ध्यान देना, द का मतलब क्या होता है गाइस, स्पेसिफिक, पर्टिकुलर एक। हम कब यूज करते हैं, जैसे मैंने बोला टेल मी अ न्यू वर्ड, मुझे कोई भी एक नया वर्ड बताओ। तो का मतलब होता है कोई भी एक, रैंडम। लेकिन द मतलब गिव मी द पेन, कौन सा, वो वाला। तो जब हम स्पेसिफिक की बात कर रहे होते हैं ना तब हम द यूज करते हैं। सो द नंबर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर नंबर, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिजिट। तो जब हम एक पर्टिकुलर डिजिट की बात करते हैं ना तो वो सिंगुलर होती है इंग्लिश में। जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन लीव टुडे इज हाई या आर हाई, क्या आना चाहिए गाइस। अब देखना अब दोनों में डिफरेंस क्या है। अ नंबर ऑफ, जब मैंने ऊपर बोला ना अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स आज लीव पर हैं। लेकिन जब मैंने बोला ना द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ का मतलब क्या हुआ है कि आज जो स्टूडेंट्स लीव पर हैं उनकी जो संख्या है वो संख्या बड़ी हाई है। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन लीव टुडे, के वो जो स्टूडेंट्स जो आज छुट्टी पर हैं उन स्टूडेंट्स की एक जो संख्या है। तो द नंबर मीन्स अ पर्टिकुलर डिजिट, अ पर्टिकुलर नंबर, and number remains singular. So the number of students on leave today is high. तो आपको आज के बाद बेसिकली क्या याद रखना है गाइस, कि अगर कभी कभी सेंटेंस की स्टार्टिंग में आपको अ नंबर ऑफ मिलता है तो अ नंबर ऑफ ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब। अ नंबर ऑफ हमेशा क्या लेगा, एक प्लूरल वर्ब लेगा। लेकिन अगर आपको सेंटेंस की स्टार्टिंग में द नंबर ऑफ मिलता है तो याद रखना द नंबर ऑफ विल ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। तो ये ऑलवेज वाली बात पे ध्यान देना, अ नंबर ऑफ ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब आफ्टर जो भी है सेंटेंस में, और द नंबर ऑफ ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। जैसे द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन हाईवेज इज इंक्रीजिंग, कि भाई जो हाईवे पे एक्सीडेंट होने की जो संख्या है वो बढ़ रही है। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन द हाईवेज is increasing. लेकिन a number of accidents is seen या are seen every day on the highways. A number of accidents are seen on the highway. तो a number of will take always take a plural verb, जबकि the number of will always take a singular verb. क्लियर हो रहा है। तो अब यही है आपका नेक्स्ट रूल कि द नंबर ऑफ ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, वेयर अ नंबर ऑफ ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब। जैसे द नंबर ऑफ बेसिकली फोकसेस ऑन द फिगर, ऑन द नंबर इटसेल्फ, ऑन द डिजिट, एंड डिजिट इज ऑलवेज सिंगुलर। जबकि अ नंबर ऑफ रेफर्स टू सेवरल, बहुत सारे, एंड सेवरल बेसिकली बिकम्स प्लूरल। तो दैट्स द एक्सप्लेनेशन जो उसने शॉर्ट में दिया है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया। जैसे एग्जांपल देखने का, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन द हाईवेज इज राइजिंग अलार्मिंगली या आर राइजिंग अलार्मिंगली। अगर ध्यान नहीं रहा, द नंबर ऑफ है फिर गलती कर जाओगे। सो द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन हाईवेज is rising alarmingly. The number of seats in the auditorium is limited to 200.
द नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम, द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट द एयरलाइन आर शॉकिंग नहीं इज शॉकिंग। यहाँ पे अगर आर लिखा होता, अपने मन से पूछ के बताना गाइस, अगर यहाँ पे आर लिखा होता क्या आप गलती ढूंढ पाते? द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट दैट एयरलाइन आर इंक्रीजिंग या आर शॉकिंग, शायद गलती नहीं नहीं मिलती ना, क्योंकि वो ध्यान नहीं है, क्लिक नहीं कर रहा। तो ये प्रैक्टिस करने से होगा, तो प्रैक्टिस करो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद। एग्जांपल देखना गाइस, द नंबर ऑफ कोविड 19 केसेस आर डिक्लाइनिंग या इज डिक्लाइनिंग इन द सिटी। शायद आप तो आर लिखते हैं यहाँ पे मेरे ख्याल से, है ना, लेकिन द नंबर ऑफ कोविड 19 केसेस इज डिक्लाइनिंग इन द सिटी। जबकि अ नंबर ऑफ क्या होगा, वो हमेशा प्लूरल लेगा। देखना, a number of students are absent due to illness, a number of reforms have been introduced in the banking sector, a number of experts believe the economy will recover soon, a number of farmers are protesting against the new bill। तो a number of से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इट विल ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब, a number of will always take a plural verb। जबकि अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में द नंबर ऑफ आता है तो द नंबर ऑफ विल ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो आपको इनको याद रखना पड़ता है। अभी तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ याद रखना पड़ता है, बट जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना अच्छे से, फिर ये आपको याद रहेगा, अपने आप याद रहना स्टार्ट हो जाते हैं कि हाँ सर ये द नंबर ऑफ में मैंने 3-4 बार गलती कर रखी है, तो अब मुझे इसमें गलती नहीं होती, अब मुझे ध्यान रहता है। तो प्रैक्टिस से होगा, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट रटने से नहीं होगा गाइस, समझना। प्रैक्टिस करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कॉन्सेप्ट सीखना एक दिन का काम है, लेकिन उनको मास्टर करना उसमें महीनों लग जाते हैं आपको। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस याद रखना हमेशा। चलेगा, इस नेक्स्ट रूल पे चलते हैं अपना। नेक्स्ट रूल जो मैंने आपको पिछले लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था गाइज, स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन अब मैं इसको एज ए रूल समझा रहा हूँ गाइज। ये कैसे होता है समझना इसको। जो थर्ड पर्सन, अब फर्स्ट पर्सन कौन होता है हमारा? फर्स्ट पर्सन इज आई, आई हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन को। सेकंड पर्सन कौन होते हैं हमारे? सारे के सारे प्लूरल्स। ठीक है, प्लूरल कौन कौन हो गए हमारे? वी, जैसे एग्जांपल के तौर पे वी, यू, दे। ठीक है, या कोई भी प्लूरल नाउन है जैसे बॉयज, गर्ल्स। ठीक है, और थर्ड पर्सन कौन हो गए कौन होते हैं हमारे? सिंगुलर्स। थर्ड पर्सन कौन होते हैं हमारे? सिंगुलर्स। तो मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मैं एक बार इसको अच्छे से वो कर देता हूँ। तो फर्स्ट पर्सन कौन हो गया हमारा? आई। सेकंड पर्सन कौन हो गया हमारे? प्लूरल। और थर्ड पर्सन कौन हो गए हमारे? सारे के सारे सिंगुलर। कौन से? जैसे ही, शी, इट, या कोई भी सिंगुलर नाउन है जैसे बॉय, गर्ल, रोहित, रीना। तो अब इसमें गाइस ध्यान रखना, अब हम कब बात कर रहे हैं? जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं कब? प्रेजेंट इनडेफिनेट सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये कब यूज होता है? प्रेजेंट इनडेफिनेट सेंटेंसेस में। प्रेजेंट इनडेफिनेट, जब आगे टेंसेस पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि प्रेजेंट इनडेफिनेट क्या होता है, कौन सा टेंस होता है, बट सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे आई वर्क इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। तो आई के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। मतलब आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लूरल्स के साथ देखना गाइस, आई वर्क के बाद वी वर्क, यू वर्क, दे वर्क, बॉयज वर्क, एम्प्लॉयज वर्क, सिटीजन्स वर्क। तो प्लूरल के साथ भी कौन सी फॉर्म यूज होती है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। बस सिंगुलर में आपको क्या याद रखना है गाइस, जब सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन यूज होता है ना थर्ड पर्सन में, आई को छोड़ के थर्ड पर्सन में कोई सिंगुलर, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है? वर्क्स ही वर्क्स इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। यहां पर मुझे वर्ब के साथ क्या ऐड करना पड़ा? एस ऐड करना पड़ा टू मेक द वर्ब सिंगुलर। तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हमें वर्ब में क्या ऐड करना पड़ता है? एस ई एस या आई ई एस। जैसे आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, कौन सी फॉर्म यूज हो रही है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, बॉयज प्ले क्रिकेट, प्लेयर्स प्ले क्रिकेट। लेकिन ही प्लेज क्रिकेट, शी प्लेज क्रिकेट, क्या हो रहा है वर्ब में? एस ऐड करना पड़ रहा है। आई वॉच आई वॉच हॉलीवुड मूवीज, एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस वैसे। तो आई वॉच हॉलीवुड मूवीज, वी वॉच हॉलीवुड मूवीज, यू वॉच हॉलीवुड मूवीज, दे वॉच हॉलीवुड मूवीज, पीपल वॉच हॉलीवुड मूवीज। लेकिन ही वॉचेज, अब वॉच का क्या बन जाएगा? वॉचेज, ई एस ऐड हो गया अब वर्ब में। तो जब भी हमें वर्ब को सिंगुलर बनाना होता है ना गाइस थर्ड पर्सन के लिए, तो हमें उसमें क्या ऐड करना पड़ता है? एस ई एस आई ई एस ऐड करना पड़ता है। जैसे आई क्राई, ठीक है, आई क्राई समटाइम्स, वी क्राई
यू क्राई, दे क्राई, पीपल क्राई, लेकिन ही क्राइज, शी क्राइज, रोहित क्राइज, रीना क्राइज। अब हमें क्या ऐड करना पड़ा? आई ई एस। तो याद रखना गाइस, जब भी हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब यूज करनी होती है, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या ऐड करना पड़ता है? एस ई एस या आई ई एस ऐड करना पड़ता है। अब आपको समझ आएगा इस, देखना, जैसे आई डू माई वर्क डिलीजेंटली, वी डू आवर वर्क, यू डू योर वर्क, दे डू देयर वर्क, एम्प्लॉयज डू देयर वर्क, लेकिन ही डज। अब बच्चा बहुत बार मुझसे पूछता है, सर ये डू का डज कब बनता है? यहाँ इस वजह से बनता है जब थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज होता है। सो आई डू, वी डू, लेकिन ही डज, शी डज। जैसे आई गो बाय बस, वी गो, यू गो, दे गो, ठीक है, सब में क्या यूज हो रहा है? पीपल गो, ठीक है, ट्रैवलर्स गो बाय बस, लेकिन ही गोज, रोहित गोज, रीना गोज बाय बस, राहुल गोज। तो यहाँ पे हमें वर्ब में ई एस लगाना पड़ता है, ठीक है। और जब ये डू का डज बन जाता है ना गाइज, तो डू, डज और डिड जब यूज होता है तो उसके बाद दोबारा एस नहीं लगाते। जैसे ही डज नॉट वर्क्स या ही डज नॉट वर्क, जब ही के बाद ही के लिए डज लग गया ना, फिर वर्क को वर्क्स नहीं बनाएंगे। ही डज नॉट वर्क इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, शी डज नॉट वर्क हेयर, शी डज नॉट प्ले फुटबॉल, शी डज नॉट वॉच हॉलीवुड मूवीज, शी डज नॉट क्राई। जब डू का डज बना दिया ना, फिर हम आगे वाली वर्ब को सिंगुलर रखते हैं, मतलब फर्स्ट फॉर्म में ही रखते हैं। तो ये अगर समझ आ गया तो अब आपको क्लियर होगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट टेंस टेक्स एस ई एस या आई ई एस। इन द प्रेजेंट टेंस इफ सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे ही, शी, इट, कोई भी नाम या कोई सिंगुलर नाउन, द वर्ब एंड्स इन एस ई एस या आई ई एस। और ये बहुत बड़ी गलती होती है बच्चे जो नहीं सीख पाते जिंदगी भर, इसमें बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर जाते हैं। जैसे शी टीच या शी टीचेज, she teaches economics at the university, he plays cricket every weekend with his friends, the manager ensures that all policies are followed strictly, Ramesh watches television late at night despite repeated warnings, the train arrives at the station on time every morning, the government implements new reforms every year, the committee meets once a month to review progress, the sun rises in the east and sets in the west। सन के लिए दो बार वर्ब आई तो दोनों क्या रहेंगी? एस के साथ। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो याद रखना गाइस, जब भी आप सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन यूज कर रहे हो, ठीक है, और आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, तो आपको वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़ता है। क्या करके? एस ई एस या आई ई एस करके। मैं बड़ा फनी एग्जांपल देता हूँ आपको गाइज। वो एग्जांपल, गाने सुनते हैं, पंजाबी म्यूजिक सुनते होंगे हम सभी ना, इंडिया में है तो पंजाबी म्यूजिक तो बहुत फेमस है। तो कुछ साल पहले एक गाना आया था, शी डोंट नो मुंडा तेरे ते क्रेजी, ऐसे करके। तो गाइज उस टाइम पे गाना सुन के किसी को, आपको ध्यान आया कि ये ग्रामेटिकली गलत बोल रहे हैं? कि शी डोंट नो नहीं, शी डजंट नो होना चाहिए था, शी डज नॉट नो, क्योंकि शी सिंगुलर है और शी के साथ डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा। अब देख लो गाइज, अगर आपको नहीं आपको क्लिक किया, सर वो तो गाना था ना, वो अब चलो गाने में चलता है, बट स्टिल अगर आपकी ग्रामर सही होती तो आपको क्लिक करता कि यार शी डोंट नो नहीं, शी डजंट नो होना चाहिए था। बट गानों में तो कोई भी इंग्लिश चला लो, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंस ऑफ माइंड की। ऐसे गलतियां पकड़ी जाती हैं जब आप हर चीज़ में अपनी ग्रामर को, अपनी लैंग्वेज को यूज़ करते हो विद कॉन्सेप्ट्स। तो शी डज नॉट नो, ही डज नॉट नो, वी नो वी डू नॉट, लेकिन ही डज नॉट, आई डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट, पीपल डू नॉट, बट ही डज नॉट, शी डज नॉट। तो ये हैबिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको डेवलप करनी है, और ये एग्जाम के लिए बहुत क्रूशियल भी है। और चलिए गाइज, अब चलते हैं अपने इस टॉपिक के लास्ट रूल पे। गाइज पहले मैं आपको रूल समझाने से पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देर आर स्पेशल सेंटेंसेस कॉल्ड रिलेटिव सेंटेंसेस। अब स्पेशल तो नहीं है, बहुत कॉमन है वैसे तो, बट इनको समझना ज़रूरी है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है गाइज? जब दो सेंटेंसेस एक दूसरे से जुड़े होते हैं, रिलेटेड होते हैं, उनको बोलते हैं रिलेटिव। ठीक है, अब ये मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला, रोहित इज द बॉय हु is या who are selected for the nationals। ये रोहित, अब देखना गाइस, समझना, ये एक सेंटेंस है या दो सेंटेंसेस हैं, मतलब दो क्लॉजेज हैं बेसिकली। तो आपको समझ आएगा, फील होगा कि सर हाँ ये दो क्लॉजेज थे। कौन सा? रोहित वो लड़का है। कौन सा लड़का? रोहित इज द बॉय,
बॉय, द बॉय हु इज सेलेक्टेड फॉर द नेशनल्स। तो ये आपको दिख रहा है कि ये दो क्लॉजेस से जुड़ के बन रहा है। पहला क्लॉज क्या है, रोहित इज द बॉय, कौन, रोहित वो लड़का है, कौन, द बॉय हु इज सेलेक्टेड फॉर द नेशनल्स। तो अब आपको समझने का ये होता है रिलेटिव सेंटेंसेस। तो इनकी पहचान बता देता हूँ आज के बाद, याद रखना। कभी सेंटेंस के बीच में, ये देखो हु दिख रहा है आपको, कभी सेंटेंस के बीच में अगर आपको हु, विच या दैट दिख जाए, ठीक है, हु विच या दैट, हु लिविंग के लिए यूज होता है और विच और दैट हम नॉन, आगे प्रोनाउन में करेंगे, हम नॉन लिविंग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो कभी सेंटेंस के बीच में आपको हु विच या दैट दिख जाए, वहीं समझ जाओ कि सेंटेंस यहाँ रिलेटिव बन चुका है। अब आप, क्वेश्चन ये है गाइस कि यहाँ पे जो, यहाँ पे वर्ब क्या आएगी, रोहित इज द बॉय हु इज या हु आर। बोलो सर ऑब्वियसली यहाँ इज आएगी, क्यों, सब्जेक्ट कौन है, लॉजिकली बात करो, कौन है सब्जेक्ट सेंटेंस का, सर रोहित सब्जेक्ट है ना। रोहित वो लड़का है जो सेलेक्ट हुआ है नेशनल्स के लिए, तो रोहित सब्जेक्ट है, रोहित के लिए ही जाएगा। बट यही गलती कर जाते हैं गाइस हम, इस सेंटेंस में रोहित सब्जेक्ट नहीं था। एक बार अगला एग्जांपल देख लो, रोहित इज वन ऑफ द बॉयज, रोहित उन लड़कों में से एक लड़का है। रोहित इज वन ऑफ द बॉयज हु इज सेलेक्टेड या हु आर सेलेक्टेड फॉर द नेशनल्स। अब आपको समझ आता हूँ गलती क्या है गाइस, हम कहाँ गलतियां करते हैं। अब भी हमें क्या लग रहा है कि सर हाँ, अभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, रोहित ही है, रोहित इज वन ऑफ द बॉयज, रोहित उन लड़कों में से एक लड़का है, रोहित की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे इज आना चाहिए। बट यहाँ पे अब इज नहीं, अब यहाँ क्या आएगा, आर। अब ध्यान से समझना लॉजिक क्या है। देखो गाइज, ये मैंने जैसे एक्सप्लेन किया, ये दो क्लॉजेज होते हैं, अगर दो क्लॉज हैं तो इसका मतलब दो सब्जेक्ट होंगे और दो वर्ब होंगी। रोहित सब्जेक्ट था, लेकिन पहले सेंटेंस का, पहले क्लॉज का रोहित सब्जेक्ट था और रोहित के लिए वर्ब यहां आ चुकी है, रोहित इज, ठीक है, रोहित इज द बॉय। लेकिन अगले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट था वो रोहित नहीं था, वो था बॉय। तो यहाँ जो इज आया था ना, ये बॉय के लिए आया था, रोहित के लिए नहीं आया था। लेकिन यहाँ तो रोहित और बॉय एक ही चीज थी, लेकिन अब यहाँ पे गड़बड़ होनी, ये देखना, यहाँ गलती होती है। रोहित सब्जेक्ट है फर्स्ट क्लॉज का, उसके लिए वर्ब कहाँ आ चुकी है, इज, ये रही, ठीक है, रोहित इज। लेकिन नेक्स्ट जो क्लॉज है उसका सब्जेक्ट रोहित नहीं है, उसका सब्जेक्ट कौन है, बॉयज। अब मतलब क्या है, देखने का, रोहित उन लड़कों में से, और भी लड़के सेलेक्ट होते हैं नेशनल्स के लिए, एक ही लड़का होता है, काफी होता है। तो मैं अब मैं क्या बोल रहा हूँ, रोहित इज वन ऑफ द बॉयज, रोहित उन लड़कों में से एक लड़का है, रोहित उन लड़कों में से एक लड़का है, रोहित इज वन ऑफ द बॉयज हु, अब कौन से लड़के, जो नेशनल्स के लिए सेलेक्ट हुआ है या हुए हैं, रोहित उन लड़कों में से एक लड़का है, कौन से लड़के, जो नेशनल्स के लिए सेलेक्ट हुए हैं। बहुत सारे सेलेक्ट हुए हैं, उनमें से एक रोहित भी एक है। तो आपको इस बेसिकली, अब मैं आपको ट्रिक समझाता हूँ गाइस। कभी भी आपको सेंटेंस के बीच में हु विच या दैट दिख जाए, तो मैंने क्या बोला, वहीं समझ जाओ सेंटेंस यहाँ क्या बन गया है, रिलेटिव सेंटेंस, राइट। तो आप हमेशा ध्यान रखना, हु के बाद अगर आपको वर्ब यूज होती दिख रही है, हु विच या दैट के बाद अगर आपको वर्ब यूज होती दिख रही है, तो याद रखना ये वर्ब कौन डिसाइड करेगा, जो हु से जस्ट पहले जो वर्ड यूज हुआ है या विच से जस्ट पहले जो वर्ड यूज हुआ है। जैसे एग्जांपल देखने गाइस, इंडिया इज वन ऑफ दोज कंट्रीज, अब मैं विच का एग्जांपल बना रहा हूं आपके लिए, इंडिया इज वन ऑफ दोज कंट्रीज विच इज या विच आर डेवलपिंग फास्ट। अपनी फर्स्ट इंस्टिंक्ट से बताना गाइस, अगर आप अपने मन से ये सेंटेंस लिख रहे होते तो आप यहाँ पे इज लिखते या आर लिखते, और सच बताना अपने मन से पूछ के। इंडिया इज वन ऑफ दोज कंट्रीज विच इज डेवलपिंग फास्ट, शायद मन में इज आता, क्यों, क्योंकि हमें लग रहा है सर इंडिया सब्जेक्ट है। लेकिन गाइस समझो, इंडिया पहले सेंटेंस का, पहले क्लॉज का सब्जेक्ट है, और इंडिया के लिए इज ये आ चुका है, इंडिया इज, ठीक है। लेकिन अगले सेंटेंस का, अगले क्लॉज का जो सब्जेक्ट है वो इंडिया नहीं है। मैंने क्या बोला, सेंटेंस में के बीच में जहां भी आपको विच, हु विच या दैट दिख जाए और इसके बाद अगर वर्ब यूज हो रही है, तो याद रखना ये वर्ब कौन डिसाइड करेगा, इससे जस्ट पहले जो वर्ड यूज हो रहा है। यहाँ पे वर्ड क्या यूज हो रहा है, इंडिया इज वन ऑफ दोज कंट्रीज, इंडिया उन देशों में से एक देश है। इंडिया सिर्फ अकेला देश नहीं है, इंडिया उन देशों में से एक देश है। कौन से देश, जो बड़ी तेज तरक्की कर रहे हैं, उन देशों में से एक देश इंडिया है। सो इंडिया इज वन ऑफ दोज कंट्रीज विच आर डेवलपिंग फास्ट। तो याद रखना, कभी भी सेंटेंस के बीच में आपको हु विच या दैट दिखे और उसके बाद अगर वर्ब आ रही है, तो हु विच या दैट से जस्ट पहले जो वर्ड है
इसको देख के वो वर्ब डिसाइड करना कि अगर इस हु विच या दैट से पहले जो नाउन है अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब रहेगी सिंगुलर, और अगर आगे वर्ब प्लूरल है तो वर्ब रहेगी प्लूरल। कब? जब सेंटेंस के बीच में आपको हु विच या दैट दिखे, इनको बोलते हैं रिलेटिव सेंटेंसेस। तो ये था आपका नेक्स्ट लास्ट रूल इस चैप्टर का। द वर्ब इन रिलेटिव क्लॉजेस एग्रीज विद द एंटीसीडेंट, मतलब द नाउन और प्रोनाउन बिफोर द रिलेटिव वर्ड। जो रिलेटिव वर्ड कौन सा होता है यहाँ पे? हु विच या दैट। तो रिलेटिव वर्ड से जस्ट पहले जो नाउन होता है वो डिसाइड करता है कि नेक्स्ट क्लॉज में, मतलब सेकंड क्लॉज में, एंटीसीडेंट में वर्ब क्या रहने वाली है। द वर्ब इज कंट्रोल्ड बाय द रियल सब्जेक्ट, द एंटीसीडेंट नॉट बाय द रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन नहीं डिसाइड करता, नाउन प्रोनाउन से पहले जो नाउन है या प्रोनाउन है वो डिसाइड करता है। एग्जांपल देखने का, शी इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट कौन है? शी या स्टूडेंट्स? देखो शी के लिए इज आ चुका है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट कौन था? एंटीसीडेंट कौन था सेकंड क्लॉज का? स्टूडेंट्स। तो शी इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु वर्क। अगर सिंगुलर होता तो वर्क्स नहीं आता, अभी अभी पढ़ा है हमने, लेकिन प्लूरल है तो क्या आ रहा है? वर्क। तो शी इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड एवरी डे। दिस इज द काइंड ऑफ मूवी, अब यहाँ देखो दैट आ रहा है, दैट से जस्ट पहले क्या है? मूवी। सो दिस इज द काइंड ऑफ मूवी दैट अट्रैक्ट्स, अब यहाँ मूवी सिंगुलर है तो क्या आया? अट्रैक्ट्स लार्ज ऑडियंस। दीज आर द काइंड ऑफ मूवीज, अब बात किसकी हो रही है? मूवीज की। तो दीज आर द काइंड ऑफ मूवीज दैट अट्रैक्ट अ लार्ज ऑडियंस। अब सब्जेक्ट मूवीज है तो अब क्या आ रहा है? प्लूरल आ रहा है। शी इज अमंग द फ्यू कैंडिडेट्स हु से पहले क्या आ रहा है? कैंडिडेट्स। तो शी इज अमंग द फ्यू कैंडिडेट्स, मतलब ये उन कुछ कैंडिडेट्स में से है। हु हैव किसके लिए आ रहा है? कैंडिडेट्स के लिए। ही इज द ओनली स्टूडेंट, देखो हु से पहले क्या आ रहा है? स्टूडेंट। हु हैज सबमिटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। द पीपल हु से पहले क्या आ रहा है? पीपल। पीपल मतलब लोग। द पीपल हु लिव इन दिस कॉलोनी, ठीक है, आर मोस्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो आगे जो वर्ब आ रही है वो दोनों ही किसके अकॉर्डिंग आ रही है? पीपल के अकॉर्डिंग। तो ऐसे सेंटेंसेस में ध्यान रखना गाइस, हु विच या दैट से जस्ट पहले जो नाउन होगा वो अगले क्लॉज की वर्ब डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये था गाइज आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरा टॉपिक। तो पिछली वीडियो में और इस वीडियो में आई थिंक आपने सारे इंपॉर्टेंट रूल्स और कॉन्सेप्ट समझ लिए होंगे। अब आपको इनको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए गाइज अब चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। अब गाइज याद रखना, हमेशा सब्जेक्ट को ढूंढ के वर्ब डिसाइड करना है हमें, ठीक है। और एग्जाम में गलतियां कैसे बनती हैं अब थोड़ा वो देखते हैं। बट गाइज अच्छा, ये तो रिवीजन का रूल है गाइज। ये है गाइज आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो चलिए यहाँ पे एक बार वीडियो को एक बार पॉज कर लेना, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व कर लेना और फिर इसकी एक्सप्लेनेशन सुनना, ठीक है। या पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर क्वेश्चन सॉल्व करके और फिर वीडियो को आगे देखना गाइस, तभी इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए गाइस, पहला क्वेश्चन, एजुकेटेड इंडियंस एज वेल एज पॉलिटिशियंस। हमने क्या देखा था गाइस? 1+1 करने की एबिलिटी सिर्फ किसके पास होती है? एंड के पास। तो यहाँ पे एज वेल एज है, इसका मतलब पॉलिटिशियंस सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कौन है? इंडियंस। तो एजुकेटेड इंडियंस, अब इंडियंस प्लूरल है, एज वेल एज पॉलिटिशियंस बाय एंड लार्ज, अब गलती थी, अपीयर्स टू बी वेल अवेयर ऑफ दो नॉट नेसेसरली वेल वर्स्ड विद सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो एजुकेटेड इंडियंस एज वेल एज पॉलिटिशियंस बाय एंड लार्ज, अपीयर्स गलत था, यहाँ पे प्लूरल है ना इंडियंस, तो प्लूरल के लिए क्या आना चाहिए था यहाँ पे? अपीयर्स या अपीयर। सो द एजुकेटेड इंडियंस एज वेल एज पॉलिटिशियंस बाय एंड लार्ज अपीयर टू बी वेल अवेयर ऑफ, तो अपीयर्स की जगह क्या आएगा? अपीयर। Second question guys, the reported observations of the honorable court during the hearing show that, अब देखो show यहाँ किसके लिए आ रहा है? Observations के लिए। The reported observations of the honorable court during the hearing show that, अब that के बाद नया clause start हो गया, that the actions of the state of Haryana was in clear violation of the directions. The actions of the state of Haryana was या were in clear violation of the directions. The reported observations of the honorable court during the hearing show that the actions of the state of Haryana were in clear violation of the directions. चलिए guys, next question, the new goods and services tax will be applicable on any non-monetary fringe. अब ये word याद है guys आपको? any, each, everyone, everybody, someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, one, any, every. मैंने क्या कहा था? जब ये वर्ड आ जाए वर्ब क्या रहेगी? सिंगुलर। सो द न्यू जीएसटी मतलब द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विल बी एप्लीकेबल ऑन any non-monetary fringe benefit an employee get
या एन एम्प्लॉय गेट्स फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, कि जीएसटी हर उस नॉन मॉनेटरी फ्रिंज बेनिफिट पे लागू होगा जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है या एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से मिलता है। सो यहाँ पे क्या आएगा, गेट या गेट्स, सिंगुलर के लिए क्या आना चाहिए, गेट्स फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई है मतलब टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ट्राई टुडे स्टार्टेड कंसल्टेशन प्रोसेस फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ स्पेक्ट्रम ऑक्शन दैट इंक्लूड रेडियो वेव्स फॉर 5G सर्विसेज एंड फ्रीक्वेंसीज। तो क्या है इस गलती यहाँ पे देखना, ट्राई टुडे स्टार्टेड कंसल्टेशन प्रोसेस फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ स्पेक्ट्रम ऑक्शन। ऑक्शन मैंने क्या बोला था गाइस, दैट, हु, विच या दैट के बाद अगर वर्ब आ रही है तो ये देखो ये वर्ब कौन डिसाइड करेगा, जो इससे जस्ट पहले वाला नाउन होता है। अभी अभी करवाए पिछले रूल में, रिलेटिव सेंटेंसेस वाले में। आप सोच रहे होगे सर ये क्वेश्चन नंबर 2 में भी तो दैट आ रहा था, ये देखो, लेकिन मैंने क्या बोला था, अगर दैट के बाद वर्ब आ रही है तो दैट से पहले वाला नाउन जो है वो डिसाइड करेगा, लेकिन यहाँ तो दैट के बाद एक नया नाउन आ गया है, मतलब एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे वो रिलेटिव सेंटेंस वाला रूल नहीं लागू होगा। वो कहाँ पे लागू होगा, जब हु, विच या दैट के बाद वर्ब आ रही है, जैसे यहाँ पे इंक्लूड आ रही थी। तो ये कौन डिसाइड करेगा, दैट से जस्ट पहले वाला वर्ड कौन सा, ऑक्शन। ऑक्शन अब सिंगुलर है, तो ऑक्शन सिंगुलर है तो क्या आएगा, दैट ऑक्शन दैट इंक्लूड या इंक्लूड्स, तो auction. So try today started consultation process for the next round of spectrum auction that includes radio waves for 5G services and frequencies. The SFIO, a multidisciplinary specialty authority, comprise officials from the police, enforcement directorate, ED, bank official on deputation and income tax personnel. मुझे तो गलती दिख गई है, the SFIO एक बॉडी है, मल्टी डिसिप्लिनरी स्पेशलिटी अथॉरिटी। अब गलती थी जब इसमें वर्ब आई, तो वर्ब क्या रहेगी, कंप्राइज या कंप्राइजेज। सिंगुलर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ब में es ऐड करना पड़ेगा। सो द SFIO, a multidisciplinary specialty authority, comprises officials from the police, ED, bank official on deputation and income tax personnel. Next question guys, at least more than one soldier were seen being evacuated from the scene which was sealed off by security forces. guys subject कौन है यहाँ पे, at least more than one soldier, सब्जेक्ट देखना है, मोर देन वन को नहीं देख के चलना, जो नाउन है वो देख के चलना है। तो एटलीस्ट मोर देन वन सोल्जर वर सीन या वॉज सीन बीइंग इवैक्यूएटेड, तो एटलीस्ट मोर देन वन सोल्जर वॉज सीन, वर की जगह यहाँ पे सोल्जर के लिए क्या आएगा, वॉज। Next, heavy rain bands was expected to move in over the Houston area overnight, which will continue the catastrophe and catastrophes and life-threatening flash flood emergency. So heavy rain bands हैं, तो heavy rain bands was expected या were expected to move in over the Houston area. तो rain bands के लिए क्या आएगा, were. Next, 3 Wipro employees was among 8 Indians and British Indians killed in a deadly accident on a highway in southern England. 3 Wipro employees है ना, तो was कैसे आ जाएगा यार, ये तो बहुत ही सिंपल मिस्टेक थी। 3 Wipro employees were among 8 Indians. Next question. Earlier, India announced that both sides maintained diplomatic communication, and during these exchanges, New Delhi were able to express its views and convey its concerns and interests. New Delhi were या New Delhi was able to express its views. New Delhi मतलब यहाँ पे हमारी कैपिटल इंडिया की बात कर रहा है कि New Delhi was able to express its views. तो वर की जगह क्या आ जाएगा, was. Next, in recent weeks, India and China has maintained diplomatic communication in respect of incident at Doklam. गाइस इंडिया एंड चाइना 1+1 हो गया, तो 1+1 हो गया तो फिर वर्ब सिंगुलर कैसे रहेगी, क्या होगा, have maintained. So in recent weeks, India and China have maintained diplomatic communication in respect of incident at Doklam. Next question guys, not only the passengers have been severely affected, leaving over 8,000 commuters stranded, but ongoing controversy has also taken its toll on valuable rail property. देखो not only the passengers have, passengers के लिए have आ रहा है, ठीक है ये, so not only the passengers have been severely affected, leaving over 8,000 commuters stranded, but ongoing controversy has also, और कंट्रोवर्सी के लिए क्या आ गया, हैज, ये भी ठीक है, बट ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी हैज आल्सो टेकन इट्स टॉल ऑन वैल्यूएबल रेल प्रॉपर्टी, दोनों ही ठीक है। तो सेंटेंस क्या है, नो एरर है, कोई गलती नहीं है। ये भी कॉन्फिडेंस तभी होगा जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओगे, इसके नो एरर का कॉन्फिडेंस नहीं होता सर। कब होगा, जब आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर जाओगे। Next, the committee were set up in May last year by the then Defence Minister Manohar Parrikar. The committee एक singular noun होता है, तो the committee were set up या was set up,
द कमेटी वॉज सेटअप इन मे. Next, the DNA samples of 8 persons. Subject कौन है यहाँ पे? Samples. So the DNA samples of 8 persons collected initially by the police has not matched या have not matched with the forensic evidence of culprits gathered from the crime scene. क्या आएगा यहाँ पे? The DNA samples की बात हो रही है. The DNA samples of 8 persons collected initially by the police. The DNA samples have not matched with the evidence. तो samples के लिए has की जगह क्या होना चाहिए? Have. ऐसे होता है सब्जेक्ट ढूंढने का तरीका, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो करना है. सब्जेक्ट ढूंढो सबसे पहले और अकॉर्डिंगली वर्ब चेक करो. यही गलती ढूंढने का, ग्रामेटिकल एरर ढूंढने का तरीका है. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द केस में पुट द गवर्नमेंट इन एन ऑकवर्ड पोजीशन इफ द सीबीआई सक्सीड इन एक्सपोजिंग द एलिजेड कॉन्स्पिरेटर्स. द केस में पुट द गवर्नमेंट इन एन ऑकवर्ड पोजीशन इफ द सीबीआई. अब सीबीआई ठीक है, सिंगुलर एंटिटी है, तो क्या आएगा? इफ द सीबीआई सक्सीड या सक्सीड्स. If the CBI succeeds in exposing the alleged conspirators. ठीक है, तो यहाँ पे सीबीआई के लिए क्या होगा? सक्सीड्स. नेक्स्ट, द हाई कोर्ट्स ऑब्जर्वेशंस. द हाई कोर्ट्स ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस प्लूरल है तो शो ठीक है यहाँ पे. सो द हाई कोर्ट्स ऑब्जर्वेशंस शो दैट द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्लॉज स्टार्ट हो गया दैट के बाद. दैट द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट वर इन या वॉज इन क्लियर वायलेशन ऑफ इट्स डायरेक्शंस. अब एक्शन है तो क्या आएगा? वॉज. नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट टुडे डायरेक्टेड द सिक्किम गवर्नमेंट टू मेंटेन स्टेटस को at a place which were under threat of demolition from the state authorities which wanted to renovate it. देखना गाइस, अब ये वही वाला रिलेटिव सेंटेंस वाला रूल. द सुप्रीम कोर्ट टुडे डायरेक्टेड द सिक्किम गवर्नमेंट टू मेंटेन स्टेटस को एट अ प्लेस विच वर. मैंने क्या बोला? हु, विच या दैट के बाद अगर वर्ब आ रही है तो देखो विच से पहले नाउन क्या है? एट अ प्लेस. प्लेस सिंगुलर है तो एट अ प्लेस विच वर या which was under threat of demolition from the state authorities which wanted to renovate it. तो यहाँ पे वर्ग की जगह क्या आ जाएगा? was. Next, though educational institutions was open for the past 2 days, only around 12% students were present. So though educational institutions was open या were open for the past 2 days. दो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर ओपन फॉर द पास्ट 2 days. इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है. Next, the bench have agreed to hear the center's plea to transfer petitions against RERA pending in various high courts. The bench, subject bench है तो ये bench, committee, jury ये singular entity होती हैं guys, singular noun होते हैं. So the bench have agreed नहीं, the bench has agreed to hear the center's plea to transfer the petitions against RERA pending in various high courts. Next, while the three major rivulets played their planned role, the flooding was because drainages networks in the city has disappeared. Guys, drainages networks नहीं होते, ड्रेनेज नेटवर्क होता है. पहले तो ड्रेनेजेस नहीं होता और नेटवर्क्स नहीं, नेटवर्क एक ही होता है. सो while the three major rivulets played their planned role, the flooding was because drainage network in the, आगे भी देखो has दिया हुआ है, तो drainage network in the city has disappeared. तो यहाँ पे ड्रेनेजेस नेटवर्क्स नहीं, ड्रेनेज नेटवर्क आएगा. And last question for today guys, the development act has been, development act singular है तो has ठीक है यहाँ पर. So the development act has been generally respected but the second act have been, यही गलती मिल गई हमें, but the second act have been or has been both ignored as well as sometimes abused by the very two states. तो यहाँ पे क्या आएगा? but the second act has been both ignored as well as sometimes abused by the very two states. तो यहाँ पे सेकंड एक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए वर्ब भी क्या रहेगी? सिंगुलर. तो गाइस ऐसे सॉल्व करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस, सॉरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस, और उनको ऐसे हमें टैकल करना होता है अपने एग्जाम के अंदर. ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी करेंगे आगे चल के. मेरे दिमाग में वो चल रहा था कि आगे हमें वो भी करवाना है तो गलती से वो जबान पे भी वही आ गया. बट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस ऐसे समझ के और ऐसे सॉल्व करने होते हैं एग्जाम में विद कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, चलिए गाइस, तो आज के लिए इतना ही. अब अगले हफ्ते नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना और देखेंगे उसमें क्या नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कैसे उनमें हमें और नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं. तो चलिए गाइस, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा गाइस अबाउट आवर लेक्चर्स, अबाउट द कंटेंट दैट वी प्रोवाइड यू हियर. तो हमारा ईमेल आईडी है hello@edutab.co.in. ये हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी है. प्लीज़ डू शेयर योर फीडबैक अबाउट आवर लेक्चर्स ऑन दिस ईमेल आईडी एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू सर्व यू. और गाइस जाने से पहले मैं आपको फिर से अपने एक बार लेक्चर अपने कोर्सेज के बारे में बता जाता हूँ. गाइस ये जो कोर्सेज हैं ये बहुत ही वेल क्यूरेटेड कोर्सेज हैं आपके एग्ज़ाम के लिए. आपको बस क्या करना है, अपने ब्राउज़र पे जाना है गाइस, गूगल पे जाना है और आपको टाइप करना है
edutap.in। आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे आप अपने हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखेंगे मेन स्क्रीन पे ही सारे कोर्सेज में बीच में है ये बैंकिंग कोर्सेज पे क्लिक कीजिए एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टू आवर बैंकिंग कोर्सेज। नीचे आइए, ये है हमारा रेगुलेटरी बॉडी प्लस बैंक महापैक कोर्स, जिसमें आप आरबीआई की भी तैयारी कर सकते हो साथ साथ और बैंक की भी तैयारी कर सकते हो। बहुत बच्चे ऐसा करते भी हैं, आरबीआई और बैंकिंग दोनों करते हैं और जितने एग्जाम आते हैं सारे देते हैं। या अगर आप सिर्फ बैंकिंग की फोकस करना चाहते हैं तो ये है स्पेशली बैंकिंग के लिए, जिसमें आप एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी पीओ क्लर्क के सारे क्लासेस, सारे लेक्चर्स, मतलब क्वांट्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, सब इसके अंदर मिलेगा आपको। कॉन्सेप्ट क्लासेस के साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सॉल्व पीवाईक्यूज, मेंटरशिप प्रोग्राम, डाउट रेजोल्यूशन, सब कुछ इसमें मिलता है। तो इन दोनों ही कोर्सेज पे गाइज अभी हम 72% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं एंड द कूपन कोड इज Feb72. So come join us, streamline your preparation and make your journey constructive and fruitful for yourself. तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है रिगार्डिंग आवर कोर्सेज, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, which is 81462074241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. So thank you so much once again. Keep on working hard, keep on giving your best, and EduTap will always be there to help you out in this journey. So God bless you all and happy learning to all of you. मिलते हैं अगले हफ्ते नए लेक्चर के साथ। टिल देन, गुड बाय।